स्टूडेंट्स, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के गद्य भाग का पाठ ईदगाह दोहरान के रूप में पढ़ेंगे। इस पाठ का आज हम दूसरा भाग पढ़ेंगे। ईदगाह कहानी के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। पिछले भाग में मैंने आपको समझाया था कि हामिद नाम का एक लड़का है जिसके पिता और माता दोनों की मृत्यु हो चुकी है। ईद का जब त्यौहार आया तो हामिद अपने दोस्तों के साथ ईदगाह जाता है और रास्ते में जब वो ईदगाह पहुंचते हैं उस समय तक उन्होंने जो शहर के दृश्य देखे उसका वर्णन हमने पिछले भाग में किया है। हामिद की दादी बहुत बूढ़ी है जो जैसे तैसे करके अपना घर का गुजारा चलाती है। हामिद के मेले में जाने के लिए वो तीन पैसे उसे देती है और बहुत चिंता में है कि वो ईद का त्यौहार किस प्रकार से मनाएगी। बच्चे ईदगाह पहुंच जाते हैं, वहाँ पर ईद की नमाज पढ़ी जाती है। अब आगे देखते हैं कि क्या होता है। नमाज ख़त्म हो गई, लोग आपस में गले मिल रहे हैं। तब मिठाई और खिलौनों की दुकानों पर धावा होता है। धावा होना, धावा बोलना, धावा होना, इसका अर्थ होता है हमला करना। तो जब नमाज ख़त्म हो गई, सब लोगों ने एक दूसरे के गले लगकर ईद की बधाई दी। उसके बाद मिठाई और खिलौनों की दुकानों पर हमला बोला गया, अर्थात वहाँ पर भीड़ लग गई। ग्रामीणों का यह दल इस विषय में बालकों से कम उत्साही नहीं है। ग्रामीणों का जो दल था, बच्चों का सा उत्साह था उसमें भी मेले को लेकर। ये देखो हिंडोला है, सब लोग मेले के दृश्य देख रहे हैं, मेले में क्या क्या है उसे देख रहे हैं और कहते हैं ये देखो हिंडोला है। हिंडोला मतलब झूला, जो गोल चक्कर काटने वाला झूला होता है। एक पैसा देकर चढ़ जाओ, कभी तो आसमान पर जाते हुए मालूम होंगे, कभी जमीन पर गिरते हुए। यह चरखी है, लकड़ी के हाथी घोड़े ऊंट छड़ों से लटके हुए हैं। एक पैसा देकर चढ़ जाओ और 25 चक्करों का मजा लो। महमूद और मोहसिन और नूरे और सम्मी इन घोड़ों और ऊँटों पर बैठते हैं। हामिद दूर खड़ा है, 3 ही तो पैसे हैं उसके पास। अपने कोष का मतलब अपने खजाने का 1/3 जरा सा चक्कर खाने के लिए वो नहीं दे सकता। हामिद ने अपने मन पर नियंत्रण किया और अपने उन 3 पैसों को बचाकर रखा। किसी भी प्रकार के झूले पर वो नहीं बैठा। सब चरखियों से उतरते हैं, अब खिलौने लेंगे। इधर दुकानों की कतार लगी हुई है, तरह तरह के खिलौने हैं। सिपाही और गुजरिया, राजा और वकील, भिश्ती और साधु, वाह कितने सुंदर खिलौने हैं। अब बोला ही चाहते हैं। इतने सुंदर मिट्टी के खिलौने मेले में बिक रहे थे कि जैसे वो बोल जाएंगे, बिल्कुल सजीव लग रहे थे। सिपाही, गुजरिया मतलब कोई गुर्जर स्त्री खिलौने के रूप में थी। राजा, वकील, भिश्ती, भिश्ती होता है पानी देने वाला व्यक्ति, तो भिश्ती था, साधु था। अरे वाह बहुत सुंदर खिलौने हैं। अब बोला ही चाहते हैं मतलब ऐसा लगता है कि अभी बोल जाएंगे। महमूद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए। मालूम होता है अर्थात ऐसा लगता है कि अभी कवायद किए चले आ रहा है, अभी अभ्यास करके प्रैक्टिस करके या परेड करके आ रहा है। मोहसिन को भिश्ती पसंद आया, कमर झुकी हुई है, ऊपर मशक रखी हुई है। मशक एक चमड़े का बैग होता है जिसमें पानी भरकर डाला जाता है या किसी को पहुंचाया जाता है। तो भिश्ती मोहसिन को पसंद आया। उसकी कमर झुकी हुई थी, ऊपर मशक रखी हुई थी। मशक का एक मुंह भिश्ती ने हाथ से पकड़े हुए है, कितना प्रसन्न है, शायद कोई गीत गा रहा है। बस मशक से पानी उंडेला ही चाहता है। ऐसा लग रहा था कि भिश्ती बहुत प्रसन्न है, शायद कोई गीत गा रहा है और जैसे अभी उस मशक से पानी उंडेल देगा। नूरे को वकील से प्रेम है, नूरे को वकील अच्छा लगा। कैसी विद्वता है उसके मुख पर, कितना विद्वान वो वकील लग रहा है। काला चोगा पहन रखा है, चोगा मतलब लंबा गाउन जैसा। काला चोगा पहना हुआ है, नीचे सफ़ेद अचकन पहनी हुई है, उस चोगे के नीचे अचकन है। अचकन के सामने की घड़ी में सामने की जेब में घड़ी है, सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए है। काले रंग का चोगा वकील ने पहन रखा है, उसके नीचे सफ़ेद रंग की अचकन मतलब बंद गले का जो वस्त्र होता है, ऊपर से बंद गला होता है, उसे अचकन कहते हैं। अचकन के सामने एक जेब है, जेब में घड़ी है जो कि सुनहरी जंजीर से लगी हुई है। एक हाथ में कानून का पोथा यानी कानून की पुस्तक उस वकील ने ले रखी है। मालूम होता है अभी किसी अदालत से जिरह या बहस मतलब केस लड़के आ रहे हैं, बहस करके आ रहे हैं। सब 2-2 पैसे के खिलौने हैं।
हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। इतने महंगे खिलौने वो कैसे ले ले? खिलौना कहीं हाथ से छूट पड़े तो चकनाचूर हो जाए, जरा सा पानी पड़े तो सारा रंग धुल जाए। ऐसे खिलौनों को लेकर वो क्या करेगा? यहाँ भी हामिद अपने आप को समझाता है कि ये मिट्टी के खिलौने हैं और इनको लेकर मैं क्या करूँगा, जरा से हाथ से छूट जाएंगे तो किसी काम के नहीं रहेंगे, पानी लगते ही सारा रंग छूट जाएगा। मोहसिन कहता है, मेरा भिश्ती रोज पानी दे जाएगा सांझ सवेरे, कि मेरा भिश्ती देखना मेरे घर में पानी भरा करेगा। महमूद कहता है, और मेरा सिपाही मेरे घर का पहरा देगा, कोई चोर आएगा तो फौरन बंदूक से फैर कर देगा। फैर कर देगा मतलब फायर कर देगा। ये गांव के बच्चे हैं, इनकी भाषा जो है वो इस तरह की बताई गई है। नूरे कहता है, और मेरा वकील खूब मुकदमा लड़ेगा और खूब जीतेगा। हामिद खिलौनों की निंदा करता है। हामिद को खिलौने अच्छे तो बहुत लगते हैं, लेकिन वो यहाँ पर नहीं दर्शाना चाहता कि मुझे खिलौनों का लालच है या मैं मजबूर हूँ कि मैं खिलौने नहीं ले सकता। हामिद कहता है कि मिट्टी के ही तो हैं, गिरे तो चकनाचूर हो जाएंगे, लेकिन फिर भी ललचाई हुई आंखों से खिलौनों को देख रहा है। यहाँ पर बाल मनोविज्ञान पता चलता है कि अंदर से उसकी खूब इच्छा है लेने की, लेकिन अभी उसकी क्षमता से बाहर के हैं ये खिलौने, तो वो ये नहीं दर्शाना चाहता कि उसने कुछ ऐसा खो दिया है या वो कुछ ऐसा नहीं ले सकता जो उसके बस की बात नहीं है। वो ये बताना चाहता है कि चाहूँ तो मैं भी ले सकता हूँ, लेकिन ये खिलौने मिट्टी के ही तो हैं। और चाहता है हामिद, साथ में ये भी चाहता है कि जरा सी देर के लिए उन्हें वो अगर हाथ में ले सकता तो कितना अच्छा होता। उसके हाथ अनायास ही लपकते हैं, उसके हाथ आगे की तरफ बढ़ते हैं कि मैं खिलौने ले लूं। लेकिन लड़के इतने त्यागी नहीं होते, विशेषकर जब अभी नया शौक हो। हामिद ललचाता ही रह जाता है। किसी भी लड़के ने हामिद को अपना खिलौना नहीं दिया, किसी भी लड़के में इतना त्याग नहीं था। सबके लिए वो खिलौने नए नए थे, इसलिए कोई भी हामिद से उनको साझा करना या बांटना नहीं चाहता था। खिलौनों के बाद मिठाइयाँ आती हैं। किसी ने रेवड़ियाँ ली, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा। मज़े से खा रहे हैं। हामिद उनकी बिरादरी से पृथक खड़ा है। हामिद उनकी उस बिरादरी से का मतलब वैसे तो होता है जाति, पर यहाँ पे मतलब है वो सभी बच्चे पैसे खर्च कर रहे थे और हामिद उन बच्चों में से नहीं था, तो हामिद उन बच्चों से बिल्कुल पृथक खड़ा हुआ था। अभागे के पास सिर्फ 3 पैसे हैं, क्यों नहीं कुछ लेकर खाता? ललचाई आंखों से सबको देख क्यों रहा है? सभी सोचते हैं कि हामिद के पास भी 3 पैसे हैं, वो भी कुछ लेकर खा सकता है, लेकिन कुछ खा नहीं रहा और ललचाई आंखों से सबकी तरफ देख रहा है। मोहसिन कहता है, हामिद रेवड़ी ले जा, देख कितनी खुशबूदार हैं। तो हामिद को संदेह हुआ कि ये केवल एक क्रूर विनोद है, कि ये केवल एक भद्दा मजाक उसके साथ किया जा रहा है। मोहसिन इतना उदार नहीं है कि उसे रेवड़ी दे देगा, लेकिन फिर भी वो ये जानकर उसके पास जाता है। मोहसिन दोने से एक रेवड़ी निकालकर हामिद की ओर बढ़ाता है। हामिद हाथ फैलाता है। मोहसिन रेवड़ी अपने मुंह में रख लेता है। महमूद, नूरे और सम्मी खूब तालियां बजाकर हंसते हैं। हामिद खिसिया जाता है, हामिद को झेंपना आ जाता है। मोहसिन कहता है, फिर से उससे मजाक करने की सोचता है और कहता है, अच्छा अब की बार ज़रूर देंगे हामिद, अल्लाह कसम, ले जा। हामिद कहता है, रखे रहो, क्या मेरे पास पैसे नहीं है? मुझे खानी होगी तो मैं खा लूँगा। सम्मी कहता है, 3 ही तो पैसे हैं, 3 पैसे में क्या क्या लोगे? महमूद कहता है, हमसे गुलाब जामुन ले जाओ हामिद, मोहसिन तो बड़ा बदमाश है, मैं तुम्हें खिलाऊंगा। हामिद यहाँ पर उसके आत्मसम्मान को ठेस न पहुँचे, इसलिए सब बच्चों को मिठाई के लिए मना करता है और कहता है, मिठाई कौन बड़ी नेमत है? नेमत मतलब इनाम, चीज़, वस्तु। मिठाई कौन सी बड़ी चीज़ है? किताब में इसकी कितनी बुराइयां लिखी हैं। मतलब कि मिठाई कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है कि मैं खा ना सकूं, लेकिन मैं इसलिए नहीं खा रहा कि किताब में इसकी बहुत सी बुराइयां लिखी हुई हैं। तब मोहसिन कहता है, लेकिन दिल ही में तो कह रहे होंगे कि मिले तो खा लें, अपने पैसे क्यों नहीं निकालते? मोहसिन कहता है, लेकिन दिल में तो कह रहे होंगे, बड़ा मन में तो इच्छा हो रही होगी खाने की, अगर खाना है तो अपने पैसे निकालो। महमूद कहता है, हम सब समझते हैं इसकी चालाकी, जब हमारे सारे पैसे खर्च हो जाएंगे तो हमें ललचा ललचा कर खाएगा। सब बच्चे इस बात को कहते हैं, उनको लगता है कि हामिद अपने पैसे इसलिए नहीं निकाल रहा कि जब सबके पैसे ख़त्म हो जाएंगे तब हामिद अपने पैसे खर्च करेगा। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीज़ों की आती हैं, कुछ गिलट की और कुछ नकली
गहनों की। ये गिलट एक मिश्रित धातु का नाम है। तो थोड़ी देर मिठाइयों के बाद आगे चलते हैं तो मेले में लोहे की चीज़ों की दुकानें आती हैं, जहाँ पर कुछ गिलट का सामान भी मिल रहा था और कुछ नकली गहने भी आगे किसी दुकान पर मिल रहे थे। लड़कों के लिए यहाँ पर कोई आकर्षण की चीज़ नहीं थी, इसलिए वो सब आगे बढ़ गए। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए थे। उसे चिमटा देखकर ख्याल आया कि दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती हैं तो हाथ जल जाता है। अगर वो चिमटा ले ले और दादी को ले जाकर दे दे तो वो कितनी प्रसन्न होंगी। फिर उनकी उंगलियां कभी न जलेंगी। घर में एक काम की चीज़ हो जाएगी। खिलौने से क्या फ़ायदा, व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं। जरा सी देर की ही तो खुशी होती है, फिर तो खिलौनों को कोई आंख उठाकर भी नहीं देखता। या तो घर पहुंचते पहुंचते टूट फूट कर बराबर हो जाएंगे, या फिर छोटे बच्चे जो मेले में नहीं आए हैं वो जिद करके लेंगे और तोड़ डालेंगे। चिमटा कितने काम की चीज़ है। रोटियां तवे से उतार लो, चूल्हे में सेंक लो, कोई आग मांगने आए तो चटपट चूल्हे से आग निकाल कर उसे दे दो। अम्मा बेचारी को कहाँ फुर्सत है कि बाजार आए, और इतने पैसे मिलते भी कहाँ हैं। रोज हाथ जला लेती हैं। हामिद के साथी आगे बढ़ गए हैं। सबील पर सबके सब शरबत पी रहे हैं। सबील मतलब ऐसा स्थान जहाँ शरबत मिलता है। ये कह सकते हैं कि कुछ प्याऊ जैसा होता है और यहाँ पर शरबत मिलता है, तो वो शरबत मिलने की जगह को सबील कहा गया है। हामिद सोचता है, देखो सब कितने लालची हैं। सबने मिठाइयाँ ली पर मुझे किसी ने एक न दी। और फिर उस पर कहते हैं कि मेरे साथ खेलो, मेरा यह काम कर दो। अगर अब किसी ने कोई काम करवाया तो करने को कहा तो मैं बिल्कुल भी नहीं करूँगा। यहाँ पर यह है कि मैं आपको इन दोनों पैराग्राफ का सार बता देती हूँ कि हामिद एक लोहे की दुकान पर रुकता है। बड़ों की तरह उसके विचार यहाँ पर प्रकट होते हैं। वो सोचता है कि खिलौनों का क्या फ़ायदा, क्यों ना कुछ काम की चीज़ लूँ जो दादी के काम भी आएगी। और खिलौनों का क्या है, खिलौने तो कुछ टाइम बाद टूट जाते हैं, फिर न खिलौने रहते हैं और न ही पैसे रहते हैं। तो वो कहता है कि ये जो बच्चे हैं, ये अब मुझे अगर कोई काम करने को कहेंगे तो मैं किसी का कोई काम नहीं करूँगा। खाएं मिठाइयाँ, अपने आप ही मुंह सड़ेगा। उसे लगता है कि किसी ने मुझे मिठाई नहीं खिलाई, लेकिन फिर यहाँ पर वो कहता है कि अगर किसी को खानी है तो खाओ मिठाइयाँ, अपने आप मुंह सड़ेगा, फोड़े फुंसियाँ निकलेंगी और आप ही जबान चटोरी हो जाएगी। जबान को स्वादिष्ट चीज़ें खाने का शौक लग जाएगा और वो शौक पूरा करने के लिए घर से पैसे चुराएंगे और मार खाएंगे। किताब में झूठी बातें थोड़ी लिखी हैं कि मिठाई कोई फ़ायदा नहीं करती है। मेरी ज़बान क्यों ख़राब होगी, मतलब मैं तो मिठाई खा ही नहीं रहा हूँ तो मेरी ज़बान तो ख़राब होगी ही नहीं, मेरी ज़बान तो अच्छी रहेगी, तो मैं चोरी भी नहीं करूँगा। अम्मा चिमटा देखते ही दौड़ कर मेरे हाथ से ले लेंगी और कहेंगी मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है। हजारों दुआएं देंगी, फिर पड़ोस की औरतों को दिखाएंगी। सारे गांव में चर्चा होने लगेगी कि हामिद चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है। इन लोगों के खिलौनों पर कौन इन्हें दुआएं देगा। बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती हैं और तुरंत सुनी जाती हैं। ये सब हामिद सोच रहा है। हामिद को लगता है कि गांव में मेरे चिमटा लाने की बहुत तारीफ होगी और इन बच्चों के खिलौनों के लिए कोई इनको दुआ नहीं देगा और सब मेरे लिए दुआएं देंगे कि मैं कितना अच्छा लड़का हूँ। और बड़ों की दुआएं तो सीधे अल्लाह के दरबार में पहुँचती हैं और तुरंत सुनी जाती हैं, तो जो भी मेरे लिए दुआ देगा वो तुरंत अल्लाह के द्वारा सुनी जाएगी। मेरे पास पैसे नहीं हैं, तभी तो मोहसिन और महमूद यूँ मिजाज दिखा रहे हैं। मिजाज मतलब नखरे। मेरे पास होंगे तो मैं भी इन्हें मिजाज दिखाऊंगा। खेले खिलौने और खाएं मिठाइयाँ। मैं नहीं खेलता खिलौने तो मैं किसी का मिजाज क्यों सहूँ, मैं क्यों किसी के नखरे सहूँ। मैं गरीब ही सही, किसी से कुछ मांगने तो नहीं जाता। मतलब मैं भले ही गरीब हूँ, मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन मैं किसी से कुछ मांगता भी नहीं हूँ। आखिर अब्बा जान कभी ना कभी तो आएंगे, अम्मा भी आएंगी ही। तब इन लोगों से पूछूंगा कि कितने खिलौने लोगे। एक एक को टोकरियां भर के खिलौने दे दूंगा और दिखा दूंगा कि दोस्तों के साथ इस तरह का सलूक यानी बर्ताव किया जाता है। मुझसे न किसी ने मिठाइयाँ बांटी, न खिलौने दिखाए, पर मैं अपने खिलौने एक एक टोकरी भर भर के खिलौने इनको दूंगा और बताऊंगा कि असली दोस्त कैसा होता है। ये नहीं कि एक पैसे की रेवड़ियाँ ली और चिड़ा चिड़ा कर खाने लगे। सबके सब खूब हंसेंगे कि हामिद ने चिमटा लिया है, हंसे मेरी बला से। यानी हामिद सोचता है कि सबने मिठाइयाँ खाई और मुझे नहीं खिलाई, सबने खिलौने लिए लेकिन मुझे नहीं दिखाए, तो अब मैं भी इन्हें बता दूंगा। जब मेरे अब्बा आ जाएंगे तो मैंने टोकरियाँ भरकर खिलौने दूंगा और इन्हें बताऊंगा कि दोस्तों के साथ कैसा सलूक किया जाता है।
फिर वो ये भी सोचता है कि मैं चिमटा लूँगा तो सब मेरे चिमटे को देखकर हंसेंगे कि हामिद ने चिमटा लिया है। फिर वो सोचता है हंसे मेरी बला से, कि मतलब मेरी तरफ से हंसे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और उसने दुकानदार से पूछा कि ये चिमटा कितने का है। दुकानदार ने उसकी ओर देखा और साथ में कोई आदमी नहीं देखा कि इसके साथ कोई बड़ा तो है नहीं, तो बच्चा चिमटे का क्या करेगा। तो दुकानदार ने उसके सवाल में कोई ज़्यादा रुचि नहीं दिखाई और कहा कि तुम्हारे काम का नहीं है जी, कि ये चीज़ें तुम्हारे काम की नहीं है। बिकाऊ है क्यों नहीं, क्यों नहीं होगा यहाँ पे, कि नहीं, बिकाऊ है कि नहीं। हामिद कहता है कि चिमटा बिकाऊ है या नहीं पहले ये बताओ। तो दुकानदार कहता है बिकाऊ क्यों नहीं है और यहाँ लाद कर क्यों लाया हूँ, अगर बिकाऊ नहीं है तो मैं यहाँ पर क्यों लेकर आया हूँ। तो फिर बताते क्यों नहीं, कै पैसे का है, कै मतलब कितने पैसे का। तो हामिद कहता है तो फिर बताते क्यों नहीं कि कितने पैसे का है। दुकानदार कहता है 6 पैसे लगेंगे। हामिद का दिल बैठ गया, दिल बैठ जाना मतलब उदास हो जाना। हामिद बहुत उदास हो गया कि मेरे पास तो 3 ही पैसे हैं, मैं 6 पैसे का चिमटा कैसे ले सकता हूँ। फिर भी हामिद कहता है कि ठीक ठीक बताओ। तो दुकानदार कहता है ठीक ठीक तो 5 पैसे लगेंगे, लेना हो तो लो, नहीं तो चलते बनो। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा 3 पैसे लोगे, मतलब 3 पैसे मुझे चिमटा दोगे। और ये कहता हुआ हामिद आगे बढ़ गया कि दुकानदार की घुड़कियाँ ना सुने। उसे लगा था कि मैं चिमटे की आधी कीमत जब बताऊंगा तो कहीं दुकानदार को गुस्सा ना आ जाए और वो मुझे कुछ गाली गलौज ना करने लगे, घुड़कियाँ ना सुनाने लगे, यानी डांटने ना लगे। इसलिए उसने बस कहा कि 3 पैसे लोगे, और ये कह करके उसने दुकानदार के जवाब का इंतज़ार नहीं किया और आगे बढ़ गया। लेकिन दुकानदार ने घुड़कियाँ नहीं दी, दुकानदार ने उसे डांटा नहीं और बुलाकर चिमटा दे दिया। दुकानदार ने भी उसे बिना कोई सवाल जवाब किए चिमटा दे दिया 3 पैसे में। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक है और शान से अकड़ता हुआ संगियों के पास आया। संगी मतलब साथी, सभी साथियों के पास आया। जरा सुने सबके सब क्या आलोचनाएं करते हैं। हामिद ने सोचा कि देखता हूँ सब मुझे क्या क्या कहते हैं। मोहसिन हंसकर कहता है अरे ये चिमटा क्यों लाया पगले, इससे क्या करेगा। हामिद ने चिमटे को जमीन पर पटक कर कहा जरा अपना भिश्ती जमीन पर पटक कर गिरा दो, सारी पसलियाँ चूर हो जाएंगी बच्चों की। यानी कि मेरा खिलौना, ये खिलौना बहुत काम की चीज़ है, अपने भिश्ती को तुम ऐसे ज़मीन पर नहीं फेंक सकते हो, अगर फेंक कर देखो सारी जो अस्थियाँ हैं, पसलियाँ हैं, वो चूर चूर हो जाएंगी। तो वो कहता है कि और मेरा चिमटा कितना मजबूत है। तो इस टाइम पे फिर महमूद कहता है अरे तो ये चिमटा कोई खिलौना थोड़ी है। तो हामिद कहता है खिलौना क्यों नहीं है, अभी ये कंधे पर रखा है तो बंदूक हो गई, हाथ में ले लिया तो फ़कीरों का चिमटा हो गया, और मैं चाहूँ तो इससे मंजीरे का काम भी ले सकता हूँ। एक चिमटा जमा दूँ ना अगर तुम लोगों के खिलौनों पर, तो तुम्हारे सब खिलौनों की क्या निकल जाए, जान निकल जाए। तो कितने काम का है मेरा चिमटा। तुम्हारे खिलौने कितना ही जोर लगाएं वो मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकते। बाल भी बांका नहीं करना या बाल भी बांका न होना मतलब कुछ भी न बिगाड़ पाना। सम्मी ने खंजरी ली थी, प्रभावित होकर बोलता है मेरी खंजरी से बदलोगे। उसे एकदम से लगता है कि चिमटा सच में काम की चीज़ है। तो वो कहता है कि क्या मेरी खंजरी से ये चिमटा बदलोगे। 2 आने की है मेरी खंजरी। हामिद ने खंजरी की ओर बड़ी उपेक्षा से देखा, मानो ये बताना चाहा कि मुझे खंजरी नहीं चाहिए, और कहता है मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ डालेगा। यानी कि जो चमड़े की झिल्ली तुम्हारी खंजरी पे लगी हुई है, मेरा चिमटा चाहे तो उसे फाड़ सकता है। बस एक चमड़े की झिल्ली लगा दी और ढप ढप बोलने लगी। जरा सा पानी अगर तुम्हारी इस खंजरी पे लग जाए तो ख़त्म हो जाए तुम्हारी खंजरी। मेरा बहादुर चिमटा आग में, पानी में, तूफान में बराबर डटा रहेगा। चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया, लेकिन अब पैसे किसके पास धरे हैं। फिर मेले से बहुत दूर भी निकल के आ गए हैं। 9 कब के बज गए, धूप भी तेज हो रही है, घर पहुंचने की जल्दी हो रही है। अगर अब बाप से जिद भी करें तो चिमटा नहीं मिल सकता। हामिद है बड़ा चालाक, इसलिए बदमाश ने अपने पैसे बचाकर रख रखे थे। सभी बच्चों को चिमटा बहुत पसंद आता है, सब चिमटा लेने की सोचते हैं, लेकिन अब मेले से बहुत दूर आ गए हैं। उन्हें पता है कि अब वो अपने पिता से जिद भी करेंगे तो उन्हें कुछ भी नहीं दिलाया जाएगा। बच्चे मन में सोचते हैं कि हामिद बहुत चालाक है और अपने पैसे बचा कर रखे थे और जब हमारे ख़त्म हो गए तब ये चीज़ खरीदी है।
अब बालकों के दो दल हो गए। अब बालक दो ग्रुप में बंट गए। एक तरफ मोहसिन, महमूद, सम्मी और नूरे, और एक तरफ है हामिद अकेला। शास्त्रार्थ हो रहा है। शास्त्रार्थ हो रहा है मतलब वाद विवाद हो रहा है, आपस में तर्क वितर्क हो रहे हैं। सम्मी तो विधर्मी हो गया। सम्मी तो विधर्मी हो गया मतलब सम्मी ने अपने साथियों का ग्रुप छोड़ा और हामिद से मिल गया, दूसरे पक्ष से जा मिला। लेकिन मोहसिन, महमूद, नूरे अभी भी हामिद से जो एक एक दो दो साल बड़े हैं, वो हामिद के आघातों से सशंकित या आतंकित हो रहे हैं। हामिद लगातार उनकी बातों का जवाब दिए जा रहा है। तो मोहसिन, महमूद और नूरे जो कि हामिद से कुछ बड़े हैं, फिर भी वो हामिद की बातों के आगे हार रहे हैं। उसके पास न्याय का बल है और नीति की शक्ति है। एक ओर तो मिट्टी है और दूसरी ओर लोहा है, और ऐसा लोहा जो इस वक्त अपने आप को फौलाद कह रहा है, वह अजय है, घातक है। तो क्या कहते हैं, सब बच्चे जो हैं वो चिमटे के बारे में हामिद के तर्क सुनते हैं और वो ये बात समझ जाते हैं कि हामिद के पास न्याय का बल है। मतलब असली शक्ति अगर है किसी के पास तो वो हामिद के पास है, नीति की शक्ति है हामिद के पास। एक तरफ तो मिट्टी के खिलौने हैं, दूसरी तरफ लोहे का चिमटा है, और लोहे का चिमटा भी ऐसा जो इस समय अपने आप को फौलाद कह रहा है, और लोहे का चिमटा अजय है, वो किसी से भी हार नहीं सकता है। अब अगर कोई शेर आ जाए तो मियाँ भिश्ती के छक्के छूट जाएं, मतलब मियाँ भिश्ती बुरी तरह से घबरा जाएं, और मियाँ सिपाही मिट्टी की बंदूक छोड़कर भाग जाएं, वकील साहब की नानी मर जाए और वो चोगे में मुंह छिपाकर ज़मीन पर लेट जाएं, मगर ये चिमटा, ये बहादुर, ये रुस्तमे हिंद लपक कर शेर की गर्दन पर सवार हो जाएगा और उसकी आंखें निकाल लेगा। बच्चे बातें कर रहे हैं कि अभी अगर शेर आ जाए ना तो न तो भिश्ती कुछ कर सकेगा, न सिपाही और न ही वकील साहब। लेकिन ये जो चिमटा है, ये बहादुर चिमटा, ये रुस्तमे हिंद मतलब हिंद का पहलवान, हिंद का रुस्तम, ये लपक कर शेर की गर्दन पर सवार हो जाएगा और उसकी आंखें निकाल लेगा। मोहसिन ने एड़ी चोटी का जोर लगाकर कहा। जब हामिद कहता है अभी शेर अगर आ गया तो ये चिमटा ही जान बचाएगा। इस बात पर मोहसिन ने हामिद की बात को काटते हुए कहा, एड़ी चोटी का जोर लगाकर मतलब पूरी ताकत लगाकर कहा, अच्छा ठीक है, पर पानी तो नहीं भर सकता ना। तो हामिद ने चिमटे को सीधा खड़ा करके कहा कि तुम्हारे भिश्ती को एक डांट बताएगा तो दौड़ा हुआ पानी लाकर हमारे द्वार पर छिड़कने लगेगा। मोहसिन चुप हो गया, पर महमूद ने कुमुक पहुंचाई, मतलब महमूद ने हुंकार लगाई। महमूद ने बोलना शुरू किया, अच्छा भिश्ती को डांट बताएगा चिमटा, अगर बच्चू पकड़ा जाए ना तो अदालत में बंधे बंधे फिरेंगे, तब वकील साहब के पैरों में पड़ोगे। यानी कि अभी तो कह रहे हो कि भिश्ती को डांट लगाएगा मेरा चिमटा, अगर तुम्हें पकड़ लिया ना कि भाई तुम चिमटा जो है वो उसको डांट रहा है भिश्ती को, तो कोर्ट कचहरी के केस हो जाएंगे, और उस केस के लिए या अदालत में जाने के काम के लिए तुम मेरे भिश्ती के पैरों में तुम्हारे चिमटे को, उसको मेरे वकील के पैरों में तुम्हारे चिमटे को पड़ना पड़ेगा। हामिद इस प्रबल तर्क का जवाब न दे सका। हामिद को इस चीज़ का कोई जवाब नहीं मिला। उसने पूछा, हमें पकड़ने कौन आएगा, मतलब मेरे चिमटे को कौन पकड़ेगा। नूरे ने अकड़ कर कहा, यह सिपाही बंदूक वाला। हामिद ने मुंह चिढ़ाकर कहा, ये बेचारा सिपाही हम बहादुर रुस्तमे हिंद को पकड़ेंगे। अच्छा लाओ जरा अभी कुश्ती करा के देख लेते हैं तुम्हारे सिपाही की मेरे चिमटे से। इसकी सूरत देखकर दूर से भाग जाएगा तुम्हारा सिपाही, पकड़ेगा क्या बेचारे को। तो मोहसिन को एक नई चोट सूझ गई। तो जो वो था नूरे जो था जिसने सिपाही लिया था, उसके बाद मोहसिन को एक नई सी चोट सूझ गई। कि वो क्या कहता है, नई सी चोट सूझ गई मतलब नई बात सूझ गई। वो कहता है तुम्हारे चिमटे का मुंह रोज आग में जलेगा, यानी तुम्हारा चिमटा जो है वो चूल्हे में डाला जाएगा। उसने सोचा था कि हामिद लाजवाब हो जाएगा, मतलब हामिद चुप हो जाएगा, लेकिन वो बात नहीं हुई। हामिद ने तुरंत कहा, आग में तो बहादुर ही कूदते हैं जनाब, मतलब मेरा चिमटा अगर आग में कूदेगा तो इसलिए क्योंकि ये बहादुर है। तुम्हारे ये वकील, सिपाही और भिश्ती तो लौंडियों की तरह घर में घुस जाएंगे, लड़कियों की तरह घर में घुस जाएंगे। आग में कूदना वह काम है जो ये रुस्तमे हिंद ही कर सकता है। महमूद ने एक जोर और लगाया, एक तर्क और फेंका और कहा कि वकील साहब कुर्सी मेज पर बैठेंगे, तुम्हारा चिमटा तो बावर्ची खाने में ज़मीन पर पड़ा रहेगा। बावर्ची खाना मतलब रसोई, तुम्हारा चिमटा तो रसोई में पड़ा रहेगा, मेरा वकील तो टेबल कुर्सी पर बैठेगा। इस तर्क ने
नूरे को और भी सजीव कर दिया। नूरे, सम्मी और नूरे जो थे वो इस तर्क को सुन के और भी एक्टिव हो गए। और क्या कहते हैं, कितने ठिकाने की बात कही है पट्टे ने, कि बहुत अच्छी बात कही है। चिमटा बावर्ची खाने में पड़े रहने के सिवा और क्या कर सकता है। अब हामिद को कोई फड़कता हुआ जवाब नहीं सूझा, तो उसने धांधली शुरू कर दी। धांधली शुरू कर दी मतलब हर कुछ कहना शुरू कर दिया। उसने कहा कि मेरा चिमटा बावर्ची खाने में नहीं रहेगा। वकील साहब कुर्सी पर बैठेंगे तो जाकर उन्हें ज़मीन पर पटक देगा और उनका कानून उनके पेट में ही डाल देगा। बात कुछ बनी नहीं, ये कोई बात नहीं थी, पर हामिद ने हर कुछ कहना शुरू कर दिया था। तो भले ये बात बनी नहीं थी, जमी नहीं थी, लेकिन खासी गाली गलौज जैसी बातचीत हो गई थी। अच्छी खासी गाली गलौज जैसी बात लग रही थी। कानून को पेट में डालने की बात ऐसी छा गई कि कानून को पेट में डाल देगा, यानी कि चिमटा जो है वो वकील साहब का पेट फाड़कर उनका कानून उन्हीं के पेट में डाल देगा। ये ऐसी बात थी जो सभी बच्चों पर छा गई। और तीनों सूरमा, तीनों जो वीर बच्चे थे, वीर बच्चे मतलब जो हामिद को हराने में लगे हुए थे, वो हामिद का मुंह ताकते रह गए। और उन्हें ऐसा लगा मानो कोई धेलचा कनकौआ किसी गंडे वाले कनकौए को काट गया हो, अर्थात कोई साधारण से धागे की पतंग किसी महंगी और अच्छे मजबूत धागे वाली पतंग को काट गई हो, ऐसा लग रहा था। कानून तो मुंह से बाहर निकालने वाली चीज़ है, उसको पेट के अंदर डालना तो बड़ी बेतुकी सी बात है, बड़ी अजीब सी बात है, पर है कुछ नई। हामिद ने मैदान मार लिया। उसका चिमटा रुस्तमे हिंद है। सभी मान गए कि उसका चिमटा रुस्तमे हिंद है। अब इसमें मोहसिन, महमूद, नूरे, सम्मी किसी को भी कोई आपत्ति नहीं थी। सब ने मान लिया कि काम की चीज़ तो हामिद की ही है। विजेता को हारने वालों से जो सत्कार मिलना स्वाभाविक है वह हामिद को भी मिला। जब भी हम खेल खेलते हैं तो जो जीतने वाला व्यक्ति होता है उसको हारने वाला एक उचित सम्मान देता है। तो यहाँ पर हामिद सभी बच्चों से जीत चुका था, तो उसे भी सब बच्चों के द्वारा सम्मान मिला। औरों ने 3-3 4 आने पैसे खर्च किए पर कोई काम की चीज़ नहीं खरीद सके। और हामिद ने तो 3 पैसे में ही रंग जमा दिया, यानी कि इतना प्रभाव डाला कि ऐसी चीज़ खरीदी जो सभी बच्चों से अच्छी चीज़ थी। सच ही तो है, खिलौनों का क्या भरोसा। सब बच्चे सोचते हैं कि खिलौनों का क्या भरोसा, टूट फूट जाएंगे, क्या काम के। हामिद का चिमटा तो बरसों तक बना रहेगा। अब बच्चों के अंदर संधि की शर्तें तय होने लगी, यानी कि अब बच्चे हामिद से दोस्ती करके उसके चिमटे को हाथ में लेकर देखना चाहते थे। मोहसिन ने कहा, जरा अपना चिमटा दो हमें, हम देखें कि, और तुम हमारा भिश्ती लेकर देखो। मैं ज़रा तुम्हारा चिमटा देखना चाहता हूँ कि कैसा चिमटा है, और बदले में तुम मेरा भिश्ती देख सकते हो। महमूद और नूरे ने भी अपने अपने खिलौने पेश किए। हामिद को इन शर्तों को मानने में कोई आपत्ति नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि वह भी खिलौनों को देखना चाहता था। चिमटा बारी बारी से सबके हाथ में गया और उनके खिलौने जो थे वो बारी बारी से हामिद के हाथ में आए। कितने खूबसूरत खिलौने हैं। हामिद ने हारने वालों के आंसू पहुँचे। सभी लोग हामिद से हार चुके थे और उन्हें दुख था कि हम चिमटा क्यों नहीं लाए। तो हामिद ने हारने वालों के आंसू पहुँचे और क्या कहा, मैं तुम्हें चिढ़ा रहा था, सच ये चिमटा भला इन खिलौनों की क्या बराबरी करेगा। मालूम होता है कि अभी बोले। लेकिन मोहसिन की पार्टी को इस दिलासे से संतोष नहीं हुआ। मोहसिन और उसके साथियों को हामिद की इस बात से संतोष नहीं हुआ और वो क्या मानने लगे थे कि चिमटे का सिक्का खूब बैठ गया है। मतलब कि चिमटा जो है उसका सिक्का बैठना होता है प्रभाव रहना, तो सिक्के का बहुत प्रभाव हो गया है। चिपका हुआ टिकट अब पानी से नहीं छूट रहा है। जो टिकट एक हामिद के तर्क जो है उनके लिए कहा गया है, चिमटे के लिए कहा गया है कि ये एक टिकट है जिसको पानी लगाओ तब भी नहीं छूट रहा है। अर्थात हामिद मान चुका है कि चिमटा ही अच्छा है और वो सबसे भी यही मनवा रहा है। मोहसिन कहता है, लेकिन इन खिलौनों के लिए हमें कोई दुआ तो नहीं देगा ना कि ठीक है चिमटा जो है वो बहुत अच्छी चीज़ है, तुमने बहुत बढ़िया ख़रीदा है और हमें भी तुम समझा रहे हो कि खिलौने बहुत अच्छे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि इन खिलौनों के लिए हमें कोई दुआ नहीं देगा। महमूद कहता है, अरे दुआ की सोचते हो, उल्टे मार न पड़ जाए। अम्मा ज़रूर कहेंगी कि मेले में यही मिट्टी के खिलौने मिले थे तुम्हें। अंत में हामिद को स्वीकार करना ही पड़ा कि खिलौनों को देखकर किसी की माँ इतनी खुश नहीं होगी जितनी उसकी दादी चिमटे को देखकर।
3 पैसों में ही तो उसे सब कुछ करना था और 3 पैसों के उपयोग पर, ऐसे उपयोग पर उसे किसी भी पछतावे की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर अब चिमटा तो रुस्तम हिंद है और सभी खिलौनों का बादशाह है। सभी लोग मान चुके हैं कि सबसे अच्छा खिलौना तो चिमटा है। रास्ते में महमूद को भूख लगी। उसके बाप ने उसे केले खाने को दिए। महमूद ने केवल हामिद को अपना साझी बनाया। उसके अन्य मित्र तो मुंह ताकते रह गए और ये उसी चिमटे की ही कृपा थी कि हामिद को बच्चों ने खाने की चीज़ दी। 11 बजे गांव में हलचल मच गई कि मेले वाले आ गए। मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर उसके हाथ से भिश्ती छीन लिया और मारे खुशी के जो उछली तो मियाँ भिश्ती नीचे आ गए और सुरलोक सिधार गए, अर्थात मर गए, स्वर्ग पहुँच गए। इस पर भाई बहनों में बड़ी मारपीट हुई। दोनों खूब रोए। उनकी अम्मा ये शोर सुनकर बिगड़ी कि दोनों को ऊपर से 2-2 चांटे और लगा दिए। मियाँ नूरे के वकील का अंत उनकी प्रतिष्ठा अनुकूल इससे कहीं ज़्यादा गौरवमय हुआ। मियाँ जो नूरे थे उनके वकील का अंत तो और भी शानदार हुआ। वकील साहब जमीन या ताक पर नहीं बैठ सकते, उनकी मर्यादा का विचार रखना होगा। दीवार में इसलिए खूंटियाँ गाड़ी गई, उन पर लकड़ी का एक पटरा रखा गया, पटरे पर कागज़ का कालीन बिछाया गया। वकील साहब राजा भोज की भांति सिंहासन पर बैठे। नूरे ने उन्हें पंखा झलना शुरू किया। अदालत में अक्सर नूरे ने देखा था कि खस की टट्टियाँ, मतलब खस के पर्दे और बिजली के पंखे लगे रहते हैं। क्या यहाँ पर एक मामूली पंखा भी ना हो? कानून की गर्मी दिमाग में चढ़ जाएगी कि नहीं? इसीलिए बांस से बना हुआ पंखा लेकर के आया जो वो था, नूरे था, और हवा करने लगा। मालूम नहीं पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब सुरलोक से, मतलब स्वर्गलोक से मृत्युलोक में आ गए। कहने का मतलब दीवार में जिस पटरे पर वो रखे हुए थे वहाँ से ज़मीन पर गिर गए और उनका माटी का चोला माटी में मिल गया। फिर तो बड़े ज़ोर शोर से मातम हुआ। फिर तो बहुत नूरे ने रोध होकर मातम मनाया और वकील साहब की अस्थियों को घूरे पर डाल दिया, अर्थात अब जो खिलौना था वकील, उसकी सारी मिट्टी समेटकर घूरे पर, कचरे के ढेर पर डाल दी गई। अब रहा महमूद का सिपाही। उसे तो चटपट गांव का पहरा देने का चार्ज दे दिया था महमूद ने। लेकिन पुलिस का सिपाही कोई साधारण व्यक्ति नहीं है जो अपने पैरों पर चले, वह पालकी पर चलेगा। एक टोकरी आई, उसमें कुछ लाल रंग के फटे पुराने चिथड़े बिछाए गए। चिथड़े मतलब फटे पुराने कपड़े, जिसमें सिपाही साहब आराम से लेटे। नूरे ने ये टोकरी उठाई और अपने द्वार पर चक्कर लगाने लगा कि उसके दोनों छोटे भाई भी सिपाही की तरफ से सोने वाले जागते रहो पुकारने लगे। उन्होंने भी पुकारना शुरू कर दिया कि सोने वाले जागते रहो, जैसे सिपाही पहरा देता है। मगर रात तो अंधेरी होनी चाहिए। महमूद को ठोकर लग जाती है, टोकरी उसके हाथ से छूटकर गिर पड़ती। यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो गया है, ये जो नाम लिखा हुआ है, नूरे ने ये टोकरी उठाई, यहाँ नूरे ना होके महमूद होएगा। तो महमूद जो थे, महमूद जो आंख बंद करके पहरा देना लगता है और इस चक्कर में उसको ठोकर लगती है और टोकरी उसके हाथ से छूटकर गिर पड़ती है और मियाँ सिपाही अपनी बंदूक लेकर ज़मीन पर आ जाते हैं और उनकी एक टांग में विकार आ जाता है, मतलब एक टांग टूट जाती है। महमूद को आज पता चला कि वो एक अच्छा डॉक्टर भी है। उसको ऐसा मरहम मिल गया जिससे वह टूटी हुई टांग को जोड़ सकता है। केवल गूलर का दूध चाहिए। गूलर का दूध अगर आ जाए तो मैं इस टांग को जोड़ दूंगा। गूलर का दूध आता है, टांगें जोड़ दी जाती हैं, लेकिन सिपाही को जैसे ही खड़ा करते हैं टांगें फिर से जवाब दे देती हैं। शल्य क्रिया असफल हुई। असफल मतलब ऑपरेशन सफल नहीं हुआ और सिपाही की टांग नहीं जुड़ पाई। तब उसकी दूसरी टांग को भी तोड़ दिया गया। अब कम से कम एक जगह बैठ तो सकता है। एक टांग से न तो चल सकता था न ही बैठ सकता था। अब वह सिपाही सन्यासी हो गया है, अपनी जगह पर बैठा बैठा ही पहरा देता है। कभी कभी देवता भी बन जाता है। उसके सिर का झालरदार साफा खुरच दिया गया है, मतलब हटा दिया गया है। अब उसका जितना भी रूपांतर चाहो हो सकता है। कभी कभी तो वजन तोलने के लिए बाट का भी काम उससे लिया जाता है। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वो चौंकी। ये चिमटा कहाँ था माई? मैंने मोल लिया है। कै पैसे में? 3 पैसे में। अमीना ने छाती पीट ली, मतलब बहुत ही अफसोस किया
और कहती है, कैसा बेसमझ लड़का है, दोपहर हो गई, कुछ खाया न पिया, लाया भी क्या, जो चिमटा। सारे मेले में तुझे कोई और चीज़ नहीं मिली जो ये लोहे का चिमटा उठा लाया। ये कौन कहती है? ये अमीना कहती है। हामिद जो कि बड़ा खुश था अपनी दादी के लिए चिमटा ले जाते समय, उसने अपराधी भाव से, एक अपराधी अपने आप को मान लिया और उससे कहा कि तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी ना, इसलिए मैं लेकर आया हूँ। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया, और स्नेह भी वह नहीं जो प्रगल्भ होता है और अपनी तरफ की सारी कसक शब्दों में बिखेर देता है। ये तो एक मूक स्नेह था, खूब ठोस, रस और स्वाद से भरा हुआ। बुढ़िया का अपने पोते के प्रति बड़ा प्रेम आता है, और ये प्रेम वो नहीं है जिसको बोलने के लिए, जो प्रगल्भ होता है, प्रगल्भ मतलब वाचाल, जिसको बोलने के लिए जल्दी जल्दी शब्द मिल जाते हैं। ये प्रेम तो मूक था, बिल्कुल चुप रह करके दिखाया जाने वाला स्नेह था, जिसमें खूब रस था और खूब स्वाद था। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है, ये अमीना सोचती है। दूसरों को खिलौने लेते देखकर और खाते देखकर क्या इसका मन भी ललचाया नहीं होगा? इतना जब्त इससे कैसे हुआ? इतना जब्त मतलब कंट्रोल, इतना कंट्रोल इसने कैसे किया? यहाँ भी उसे अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो गया। और अब एक और भी विचित्र बात हुई। हामिद के इस चिमटे से भी विचित्र बात थी कि हामिद तो अभी बूढ़ा बन चुका था, बूढ़े की तरह सोचना, बूढ़े की तरह गृहस्थी का सामान खरीदना, और जो बुढ़िया थी वो बालिका अमीना बन गई। वो बच्चों की तरह से रो रही थी। वह रोने लगी तो दामन फैलाकर हामिद को दुआएं भी देती जा रही थी। आंसू की बड़ी बड़ी बातें, जो बड़ी बड़ी बूंदें थी, दामन फैलाकर वो हामिद को दुआएं भी दे रही थी, और उसकी आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें भी नीचे गिरती जा रही थी। वो रोने लगी। हामिद इसका रहस्य क्या समझता? ये चीज़ मैं आपको एक बार और इतना सा बता देती हूँ। ये एक इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ है। ये जो है कि जब हामिद की जो दादी थी, वो जान करके कि जब उसने जाना कि हामिद ने कितना ज़्यादा जब्त किया होगा, नियंत्रण किया होगा, उस समय दादी बड़ी प्रसन्न हुई और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। और ये बड़ी विचित्र सी बात थी। हामिद तो इस समय बूढ़ा हामिद हो चुका था, अर्थात बड़ों की सी समझ रख रहा था, और जो बुढ़िया अमीना थी वो बालिका अमीना बन गई थी। उसे रोना आ गया था। वो रोने लगी और दामन फैलाकर हामिद को बहुत दुआएं दे रही थी, लेकिन हामिद इसका रहस्य नहीं समझा। हामिद को नहीं पता कि मेरी दादी क्यों रो रही है। अब हम बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। वस्तुनिष्ठ का दूसरा प्रश्न। दुकानदार ने हामिद को पहली बार चिमटे की कीमत कितनी बताई थी? 6 पैसे बताई थी। 6 पैसे। हामिद की दादी का नाम तो बता चुकी हूँ मैं। हामिद ने चिमटा कितने पैसे का खरीदा? 3 पैसे का खरीदा। महमूद ने कौन सा खिलौना खरीदा? सिपाही। ईद किस महीने में आती है? रमजान के महीने में ईद आती है। ईदगाह किस लेखक की रचना है? मुंशी प्रेमचंद की। हामिद के चरित्र की कोई 3 विशेषताएं। एक तो भावुक आप लिख सकते हैं, एक था वो आपके वाक चतुर था, बोलने में बहुत चतुर था, और उसके अलावा मोल भाव करने वाला था। हामिद ने चिमटे की उपयोगिता को सिद्ध करते हुए क्या क्या तर्क दिए कि इससे ये जो प्रश्न है इसमें कि इससे आग निकाल कर दी जा सकती है, कंधे पर रख लो तो बंदूक बन जाएगी, हाथ में लो तो फकीरों का चिमटा हो जाएगा, और सभी खिलौने एक न एक दिन टूट जाएंगे पर चिमटा बरसों तक रहेगा। ईदगाह के उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए जिनसे ईद के अवसर पर ग्रामीण परिवेश का उल्लास रहता है। ये आपको जो है पहले पैराग्राफ में इसका आंसर मिल जाएगा। हामिद के अतिरिक्त इस कहानी के किस पात्र ने आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित किया? हामिद के अतिरिक्त इस कहानी में जो बुढ़िया अमीना थी उसके पात्र ने हमें बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। अब निबंधात्मक प्रश्न है कि बच्चों में लालच और एक दूसरे से आगे निकल जाने की होड़ के साथ साथ निश्चलता भी होती है, छल कपट नहीं होता है। कहानी से कोई 2 प्रसंग से इस बात को सिद्ध कीजिए। तो पहली बात तो ये कि जो बच्चे हैं वो अपने अपने खिलौनों को अच्छा बता रहे हैं, और खा रहे हैं, जब कोई भी चीज़ खा रहे हैं तो वो हामिद से बांट नहीं रहे हैं। तो इस प्रकार से जो बच्चों में लालच की भावना होती है। अब उसके बाद है एक दूसरे से आगे निकल जाने की होड़। तो मैं आपको बता देती हूँ कि बच्चे जो हैं वो अपनी अपनी बात को सही रख रहे हैं, लेकिन हामिद ने भी अपनी बात को रखते हुए उन बच्चों को निरुत्तर किया था। और इसके साथ साथ में ही जो हामिद है वो अपने चिमटे को सर्वश्रेष्ठ बताता है, इसलिए कहा जा सकता है कि बच्चों में एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ भी होती है। आप ये जीवन परिचय वाला प्रश्न स्वयं करेंगे और आप इस पोर्शन की व्याख्या भी करेंगे। थैंक यू।